हेलो। कैसे हैं भाई? देखिए, आज का जो टॉपिक हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो है अनुच्छेद 135 से 166 में जो है साक्षी की परीक्षा। अब देखिए, साक्षी की परीक्षा के अंतर्गत जो है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्या न्यायाधीश द्वारा साक्षी की परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछे जा सकते हैं? देखिए, इसका आंसर है नहीं, हाँ, सी में न्यायाधीश को साक्ष्य अभिलिखित करते समय मूक दर्शक के रूप में बैठना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा हमारा बी है। जी हाँ, यानी बी आंसर बन जाता है हमारा। अब देखिए, मतलब यह है, क्या न्यायाधीश द्वारा साक्षी की परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जी हाँ, पूछे जा सकते हैं। वहीं पर देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 165 के अंतर्गत न्यायाधीश को असीमित अधिकार प्रदान किए गए हैं या करता है कि वह परीक्षा के दौरान साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है। वह किसी भी पक्षकार से कोई भी प्रश्न सुसंगत या विसंगत पूछ सकता है। वह पक्षकारों या अन्य व्यक्तियों को कोई भी दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकता है। देखिए, इसका आंसर देखिए बना हमारा है बी। नेक्स्ट, न्यायालय द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न के संबंध में प्रतिपक्षी को ए में दिया है हमेशा प्रति परीक्षा का अधिकार है। बी में क्या कहता है? केवल न्यायालय की अनुमति से प्रति परीक्षा कर सकने का अधिकार है। सी, प्रति परीक्षा का कोई अधिकार नहीं है। डी, कोई भी आक्षेप लगाने का अधिकार है। देखिए, इसका आंसर बनेगा हमारा बी आंसर है। बी में क्या है? केवल न्यायालय की अनुमति से प्रति परीक्षा करने का अधिकार। देखिए, अगर हम बात करते हैं पर देखिए, अब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत व्यास के अनुसार न्यायाधीश किसी भी प्रश्न को करने या दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है या दे सकेगा, और पक्षकार या उसका अभिकर्ता आक्षेप नहीं कर सकता है, और न ही प्रति उत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी साक्षी को न्यायालय की अनुमति के बिना प्रति परीक्षा का हकदार हो। तो आंसर बन गया हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, जब कोई पक्षकार ऐसे किसी भी दस्तावेज को पेश करने से इनकार करता है जिसे पेश करने की उसकी सूचना मिल चुकी है। देखिए, इसमें आंसर बनेगा ए में है, विरोधी पक्षकार या न्यायालय की अनुमति के बिना साक्षी के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है। वहीं पर देखिए बी, विरोधी पक्षकार की आपत्ति निरर्थक है। सी, न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं है। डी, दस्तावेज स्वीकृत दस्तावेज माना जाएगा। देखिए, आंसर बना इसमें हमारा विरोधी पक्षकार या न्यायालय की अनुमति के बिना साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। आंसर बना हमारा ई। देखिए, इसका आंसर बन जाता है ई। वहीं पर देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 164 के अनुसार कोई भी जब कोई पक्षकार ऐसे किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार करता है जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है, तब ऐसी स्थिति में उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना या न्यायालय की अनुमति के बिना उस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसका आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक न्यायाधीश वाद के पक्षकार या गवाह में सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है? देखिए, आंसर इसका बनेगा, देखिए वो बनता है इसका सेक्शन 165, यानी बी आंसर बन जाता है। अब देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अनुसार
न्यायालय सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में या किसी भी साक्षी या पक्षकार से सुसंगत या विसंगत पर्सन पूछ सकता है या पूछ सकेगा, या फिर किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा। देखिए आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट, पर्सन सूचना के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? यह है कि एफ आर के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। देखिए इसमें देखिए, ए वह सारभूत साक्ष्य नहीं है, बी वह केवल अनुसंधान का आरंभ सूचित करता है, सी उसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता है, डी सूचना देने वाला आवश्यक नहीं कि एक चतुर्दर्शी साक्षी हो। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, उसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता। आंसर बनेगा सी। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट या कहते हैं एफआईआर इतलाकर्ता के अभिसाक्ष्य की संपुष्टि हेतु प्रयोग में ली जा सकती है। इसी अधिनियम की धारा 145 में एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट इतलाकर्ता के अभिसाक्ष्य के खंडन में प्रयोग लाई जा सकती है। देखिए जो है इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा के तहत धारा 32 व 33 के तहत सिद्ध किए जा चुके तथ्य का खंडन करने का साक्ष्य सुसंगत है? देखिए इसमें हमारा आंसर बनेगा सेक्शन 158 यानी सी। अब देखिए जो है अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 158 के अनुसार साबित कथनों के बारे में जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है साबित की जा सकेगी। धारा 158 के अनुसार जब कोई कथन जो धारा 32 एवं 33 के अधीन सुसंगत है साबित कर दिया जाए, तब चाहे उसका खंडन के लिए या संपुष्टि के लिए या जिसके द्वारा वह दिया गया था उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त या पुष्टि करने के लिए वे सभी बातें साबित किए जा सकेगी जो यदि व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया हो और उसने प्रतिपरीक्षा में सुझाई गई बात की सत्यता का प्रख्यान किया होता है तो साबित की जा सके। देखिए इसका आंसर बन गया देखिए हमारा सी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्मृति पुनः ताजा करने से संबंधित प्रावधान बताती है? देखिए इसमें देखिए हमारा आंसर बनेगा सेक्शन 159 यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 जो है स्मृति पुनः ताजा करने के संबंध के प्रावधान को बताती है। आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, अब देखिए मतलब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत पक्ष विरोधी साक्ष्य का कथन है ए असंगत, बी आधारित हुआ जा सकता है या निर्भर हुआ जा सकता है, या फिर आधारित निर्भर नहीं हुआ जा सकता है, या फिर कोई साक्ष्यात्मक महत्व नहीं। आंसर बनेगा देखिए बी आधारित निर्भर हुआ जा सकता है। इसका आंसर बन गया हमारा बी। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत पक्ष विरोधी साक्षी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती है। उच्चतम न्यायालय ने रमेश हरिजन नाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012 के मामले में पक्ष विरोधी साक्षी के साक्ष्य के मूल्य का निर्धारण करते हुए यह कहा कि ऐसा साक्ष्य पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है
और जहां तक कि वह सुसंगत है, वह ग्राह्य है और अभियोजन तथा बचाव पक्ष दोनों द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। आंसर बना देखें हमारा बी। नेक्स्ट, प्रतिकूल गवाह की साक्ष्य, यानी प्रतिकूल गवाह की साक्ष्य देखिए, ए पूरी तरह से खारिज की जा सकती है, बी आंशिक रूप से खारिज की जा सकती है, सी आंशिक रूप से स्वीकृति की जा सकती है, डी संविधान पूर्वक विचारित होती है और संपुष्टि होनी होती है। देखिए आंसर का बने, इसका डी आंसर बनेगा डी, यानी कि प्रतिकूल गवाह का साक्ष्य या साक्षी संविधान पूर्वक विचारित होती है और संपुष्टि होनी होती है। देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में पक्षद्रोही से संबंधित प्रावधान को बताती है। पक्षद्रोही साक्षी वह साक्षी होता है जो उसे बुलाने वाला या जो उसे बुलाता है या पक्षकार जो है उसी के हित के प्रतिकूल बयान देता है, यानी कि जो साक्षी को बुलाता है उसी के प्रति या विरोध में अपना साक्ष्य देता है, उसे कहते हैं हम पक्षद्रोही साक्षी। अब देखिए जो है ऐसे साक्षी की विश्वसनीयता पर संशय उत्पन्न हो जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं, एक केस था हमारा, देखिए सत्यापा बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में कहा गया है कि न्यायालय पक्षद्रोही साक्षी के बयान पर विश्वास कर सकता है। वहीं पर देखिए लीलाधर बनाम देखिए आंध्र प्रदेश राज्य के विवाद में निर्णित हुआ है कि अन्य साक्ष्यों से संपुष्टि होने के पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य के आधार पर निर्णय हो सकता है। देखिए आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि यदि न्यायिक प्रक्रिया को पलटने के लिए साक्षी पक्षद्रोही बन जाता है तो न्यायालय मूक दर्शक की तरह खड़ा नहीं रहेगा बल्कि सत्य जानने का हर संभव प्रयास करेगा। देखिए आंसर बनेगा इसमें, देखिए वो बनेगा सुरजीत सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। देखिए सुरजीत सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि यदि न्यायिक प्रक्रिया को पलटने के लिए साक्षी पक्षद्रोही बन जाता है तो न्यायालय मूक दर्शक की तरह खड़ा नहीं रहेगा बल्कि यह सत्य जानने का हर संभव प्रयास करेगा। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा बी, आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्षी की बात करती है? देखिए इसमें आंसर है हमारा, यानी सेक्शन 154 बी आंसर है आता है। जैसे देखिए पहले बताया है कि मतलब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 पक्षद्रोही साक्ष्य के प्रावधान को बताती है और पक्षद्रोही से हमारा तात्पर्य इस अर्थ में समझना चाहिए कि गवाह बुलाने वाले पक्ष के खिलाफ गवाही देता है तो वह पक्षद्रोही साक्षी माना जाता है। वहीं पर देखिए अगर हम एक केस की बात करते हैं, वाद की बात करते हैं, एम रवि बनाम राज मोलिया 2017 की वाद है। इस धारा में 154 सिविल तथा आपराधिक मामलों में कोई विभेद नहीं करती है। मतलब देखिए जो है अगर हम बात करते हैं रवि बनाम एम राजा मोलैया 2017 वाद में 154 धारा जो है सिविल और आपराधिक मामले में कोई भेदभाव या विभेद नहीं करती है। आंसर देखिए बना हमारा बी। नेक्स्ट, पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है, देखिए पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है ये बनेगा, देखिए हमारा साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है। आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, इसमें देखिए आप जो है पक्षकार द्वारा अपने ही साक्ष्य से, यानी पक्षकार द्वारा अपने ही साक्ष्य से ऐसे प्रश्न कर सकता है जो प्रतिपक्षा द्वारा प्रतिपक्षा में किए जा सकते हैं।
ऐसे प्रश्न केवल न्यायालय की अनुमति से ही किए जा सकते हैं। आंसर बन गया हमारा बी। यानी कि मन समझिए, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से ऐसे प्रश्न केवल न्यायालय की अनुमति से ही किए जा सकते हैं। आंसर बना हमारा बी। देखिए इसमें बात करते हैं, अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154(1) के अनुसार न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न करने की अपने विवेक अनुसार आज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसमें जो है न्यायालय पे डिपेंड करता है, मतलब देखिए ऐसे प्रश्न केवल न्यायालय के अनुमति से पूछे जाते हैं। आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत एक पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है? देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा, देखिए अनुच्छेद धारा 154, ये पहले डिस्कस कर चुका मैं आपका। आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से कब प्रश्न पूछा जा सकता है? देखिए आप जो है अपने इच्छा अनुसार, देखिए मैं पहले भी डिस्कस कर चुका इसको, जो है यानी कि जो है वो न्यायालय की अनुमति से ही मतलब जो है पूछ सकता है। आंसर बना हमारा बी। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।